नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। इंदौर में हैवानियत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, लेकिन पीड़िता के आरोप काफी गंभीर हैं। छत्तीसगढ़ की रहने वाली युवती की जीवनसाथी.com के जरिए इंदौर के राजेश विश्वकर्मा से शादी हुई। राजेश ने युवती से बात पहले नहीं बताई थी कि वो पहले से ही शादीशुदा है, और अब दूसरी तरफ राजेश ने अपनी पहली पत्नी को भी ये बात नहीं बताई कि वो दूसरी शादी करने जा रहा है। उसने युवती से शादी करके अपने फार्म हाउस पर लाकर पहले तो खुद शारीरिक संबंध युवक ने बनाए, और उसके बाद उसने युवती को अपने नौकर और दोस्तों के हवाले कर दिया। उसके बाद युवती वहीं से जान बचाकर अपने घर छत्तीसगढ़ पहुंची, तो वहां भी उसने कुछ लोगों को जान से मारने के लिए उसे भेजा। उसके बाद युवती ने इंदौर के शिप्रा थाने में शिकायत की है। उसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है और प्रशासन ने आरोपी के फार्म हाउस को भी गिरा दिया है। आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, उनके विचार जानेंगे और जानेंगे कि क्या सावधानी रखकर ऐसे धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इंदौर ग्रामीण के आईजी राकेश गुप्ता। पीड़िता हमारे पास आई हैं, तुरंत ही हमने इसमें मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज होने के तुरंत बाद इसको अति गंभीरता से पुलिस ने लिया और मुख्य आरोपी और अन्य आरोपियों को हमने तुरंत ही इसमें गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी छत्तीसगढ़ में थे तो उन्हें हमने छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार कराया। तो कुल मिलाकर इसमें 5 आरोपी थे, पाँचों के पाँचों आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने के बाद हमारी जितनी अभी जांच है और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है उसे हम शीघ्र ही कंप्लीट करेंगे। तक तो सिर्फ एक ही पीड़िता ने हमारे पास आकर शिकायत की है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ अगर अन्य कोई और भी महिला इसमें पीड़ित हैं और हमको आकर अपनी शिकायत दे सकती हैं इस आरोपी के बारे में, तो हम ओपन हैं, हम उसमें भी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो बलात्कार और धोखाधड़ी का आरोपी राजेश विश्वकर्मा की पहली पत्नी मामले में क्या कुछ कह रही है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। जी हाँ सर, मेरी शादी 2003 में हुई थी। सर मैं इनके साथ में पहले स्टार्टिंग में तो मतलब अच्छे से 4-5 साल, हम 5-6 साल साथ में ही रहे हैं। फिर बीच बीच में ये आते जाते रहते थे। मैं फ्लैट में रहती थी और ये फार्म हाउस पे रहते थे। तो इनका क्या इस तरह का ही पहले से भी स्वभाव इस तरह का ही था? हाँ सर, हम लोगों में लड़ाई झगड़े वगैरह चलते थे। इनका थोड़ी लड़कियों से बातचीत वगैरह करना, इस टाइप से बातें इनकी थी थोड़ी सी, जो मुझे पता चलती थी, जिसकी वजह से हमारी लड़ाई होती थी। और बाकी तो सर मैं अपने बच्चे लेके फ्लैट पे रहती थी, तो मुझे भी चीज़ें पता नहीं है पूरी तरह। सर मैं 2 साल पहले भी इनके साथ में ही थी। जब इन्होंने मुझे यहाँ से भगाया था तब मुझे पता नहीं था कि ये दूसरी शादी करने के लिए गए हैं। मैं उस टाइम पे इनके साथ ही रह रही थी। तब इन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं रायपुर जा रहा हूँ, किसी काम से जा रहा हूँ। और फिर रायपुर से जब ये आए तो इन्होंने आकर मुझे घर पे मेरे साथ लड़ाई झगड़े किए और मुझे मारा। खुद के सामने शादी नहीं करी थी, ये मेरे पीछे जाके शादी करके आए। मुझे तो किसी काम से जाने का बोलकर गए थे। मैं चाहती हूँ मुझे और मेरे बच्चों को न्याय मिले, मेरे और बच्चों को इंसाफ मिले। सर मैं न्याय की गुहार लगाती हूँ कि एक बेटी को बचाने के लिए जिस तरह से आप लोग खड़े हैं, वैसी आपकी ये दूसरी बेटी भी है और मेरे 3 बच्चे भी हैं सर। उनके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मुझे भी इंसाफ मिले, मेरे 3 बच्चों को भी इंसाफ मिले। हाँ सर, अभी यहाँ पर सब कोऑपरेटिव है, सभी मेरी मदद कर रहे हैं, सभी मुझे सजेशन दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, हमारे साथ आपके साथ ही है हम सब यहाँ। तो ये आरोपी की पहली पत्नी थी, वो भी अब इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि उस छत्तीसगढ़ की युवती को इंसाफ तो मिला, लेकिन मुझे भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि आरोपी ने यहाँ भी धोखाधड़ी की, इनसे झूठ बोलकर शादी रचाई, इनको नहीं बताया कि वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके साथ साथ जो भी उसके संगी साथी थे उनको गिरफ्तार किया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और किरण जुनेजा हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं बार एसोसिएशन की। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, आपने पूरा घटनाक्रम सुना, आपने जाना, पहली प्रतिक्रिया आप कैसे देखती हैं इस पूरी घटना को? मैं पहले एक बात ये थोड़ा सा बहुत अलग ढंग से एक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी।
मैं बहुत दिनों से जब इस बात को लेकर थोड़ा स्टडी कर रही थी और उस व्यक्ति के बारे में पढ़ रही थी, तब मुझे एक बात ये संज्ञान में है कि क्या हमने कभी इन लोगों की साइकोलॉजिक या साइकेट्रिक स्टडी करी है क्या? क्या हम लोग कभी जानना चाहेंगे कि ये व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा था, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, ये क्यों इस तरह से बना? इतने विभत्स काम करने वाला व्यक्ति जो इसकी सोच इतनी नीचे तक जाती है, क्या हमने इसकी एक रेट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजिकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि ऐसे क्या कारण बनते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो इस निकृष्टतम काम में अगर लिप्त हो जाता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक इस तरह का भी हमको एक स्टडी करना चाहिए और सोच लेना चाहिए, और उस स्टडी से हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जरूर मिलेंगे। दूसरी बात, जो उस व्यक्ति ने लगातार सारा का सारा करा और जिसका वो दम्भ भरता रहा और जिस तरह के वो फोटोग्राफ्स अपलोड करता रहा, यानी उसे एक मिनट भी लेश मात्र भी इस बात का कहीं भी बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट वो बहुत शो ऑफ कर रहा था अपनी सारी की सारी चीजों का। इसलिए मुझे ऐसा कहना है कि ये व्यक्ति जो अपने माता पिता से भी अलग हो चुका है, जो पत्नी और बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है, इतना स्वयं और स्वयं के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, उसके बारे में जरूर कुछ स्टडी होनी चाहिए। और महिला को मैं बहुत बधाई देती हूँ जिसने बहुत हिम्मत करके बाहर आकर इस तरह की कंप्लेन करी, और प्रशासन भी उतना ही सुचारू होकर और संवेदनशील होकर जिसने ये सारी कार्रवाई करी है। वो दोनों तीनों सब लोग बधाई के बहुत ज्यादा पात्र हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में स्टडी करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु पता चले। किरण जुनेजा जी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दिव्या गुप्ता कह रही हैं कि साइकोलॉजिकल स्टडी की जरूरत है कि आखिरकार ऐसे विचार इस व्यक्ति के मन में कैसे पनपे। लेकिन किरण जी, अपराधी कोई भी हो सकता है, जात ना पूछो अपराधी की। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है वाकई बड़ा दर्दनाक घटनाक्रम है, और जो अभी हमारे यहाँ प्रवृत्तियां जागरूक हो गई, मैं समझती हूँ कि जो हमारा भारत देश है वहाँ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी और नहीं होती थी। लेकिन इधर जो भी, हम आज किसी को दोष नहीं दे सकते कि किसने कैसे क्या किया या कहाँ से ये कल्चर आया, लेकिन जो भी आया ये बुरा है। हमारा जो कल्चर है वो विवाह एक संस्कार है, और इस संस्कार के आधार पर ही शादियां होती हैं। अब इस पुरुष ने जाकर जो गलती की, किसी महिला को अगर उसने प्रलोभन दिया शादी का, कारण कोई भी होंगे, और उसके बाद में उसने जब शादी की, शादी के बाद जब एक लड़की आती है अपने ससुराल में या अपने पति के घर, तो इस प्रोटेक्शन के साथ आती है कि जिंदगी भर उसका पति उसका सहयोग करने वाला, उसका साथ देने वाला है। वो कभी ये नहीं समझती है कि यहाँ पर आने के साथ उसके साथ क्या होगा। लेकिन यहाँ जो इस लड़की के साथ हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक पत्नी विश्वास के साथ जो आई, उसके विश्वास का खंडन तो हुआ ही, इसके साथ ही उसके साथ जो ज्यादतियां हुई, जिस तरह की हुई, ये वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत गलत है। इंसानियत के नाते भी गलत है और वैधानिक दृष्टि से भी बहुत गलत है। वैधानिक दृष्टि से तो हम उनके लिए सजा ढूंढ लेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या कैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए इंडियन पिनल कोड बना हुआ है अपने यहाँ, और विधि के अनुसार जब जब आवश्यकता होती है तो संशोधन भी कानून में होते हैं, और उनके आधार पर और भी कानून बनते जाते हैं जैसी जैसी स्थितियां होती हैं। लेकिन इसमें यहाँ जो हुआ इस लड़की के साथ, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उस पुरुष की क्या मानसिकता रही होगी, उसके लिए या तो ये कहा जा सकता है कि जो आजकल ये स्टेटस सिंबल में हम लोग कई घटनाएं पढ़ते हैं कि स्टेटस के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, पर ये लेकिन किरण जी, ये कैसा स्टेटस होता है कि आप अपनी पहली पत्नी को धोखा दे दीजिए, फिर दूसरी शादी कीजिए, उसके साथ रेप कीजिए, अपने साथियों के साथ रेप करवाइए उसका। जी नहीं, वही मैं कहना चाह रही थी कि स्टेटस सिंबल आजकल लोग मानते हैं कि एक घर में है एक बाहर है, लेकिन स्टेटस सिंबल नहीं है। ये लोगों की गलत धारणा और गलत व्यूज हैं। लोग किस प्रकार की सोच रखने लगे, निकृष्ट सोच होने लगी है लोगों की। जबकि हिंदुस्तान में तो जो पत्नी है, पत्नी को कितना अच्छा दर्जा दिया गया, घर की लक्ष्मी माना जाता है। और यहाँ इनके साथ तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पहली वाली पत्नी से दूसरी पत्नी को छुपा लिया, दूसरी पत्नी से अपनी पहली शादी छुपा ली। तो दोनों के लिए वो दंडित करने के पात्र, दोनों के लिए उन्होंने अच्छा नहीं किया। पहली पत्नी को भी इसके लिए कानून सहायता दे सकता है, क्योंकि एक पत्नी के रहते यदि कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है तो उसको भी सजा के लिए पात्र है, वो भी उसके लिए कार्रवाई कर सकती है। यही एक कानून ऐसा है, इसमें ही एक कानून ऐसा है कि जो अपराध सिर्फ पत्नी ही उसके प्रति कर सकती है 494 में, कि उसके रहते हुए पति ने दूसरा विवाह किया उसकी जानकारी के बिना।
दूसरी वाली पत्नी जिसको लेकर आया है, ये दूसरी पत्नी को तो बेचारी को कोई लीगल राइट होगा ही नहीं जब तक पहली पत्नी जिंदा है। लेकिन उसने अपने अपनी जो नई वाली पत्नी उसकी बनने वाली थी उस डेटिंग ऐप के जरिए, उसने उसे नहीं बताया कि मेरे पहले से शादी हो चुकी है, उसके साथ भी तो धोखाधड़ी की। तो उसके दोनों के साथ मैं वही बता रही हूँ कि पहली पत्नी को तो उपचार मिलेगा 494 में, लेकिन दूसरी को तो बेचारी को पता ही नहीं है कि उसकी पहली पत्नी है और उसको कोई लीगल राइट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक पत्नी के रहते ही दूसरा पति दूसरा विवाह कर लेता है तो सेकंड वाइफ को कानून से कोई सुविधा सुरक्षा नहीं मिलती है, जैसे मेंटेनेंस वगैरह या फैमिली राइट्स नहीं मिलते हैं। एक साथ कई अपराध, किरण जुनेजा जी, एक साथ कई अपराध, कितनी धाराओं के तहत कितनी कार्रवाई बनती है इस आरोपी के खिलाफ? इस आरोपी के खिलाफ तो सर सबसे पहले तो ये बनता है कि इसने अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को ले आया। सेकंड इसके साथ बनता है 370 बनता है, 370 में 375, 376 इसके खिलाफ तो बहुत सारे आरोप बनते हैं। इसमें सेक्शन सबसे पहले बनेगा 376 का जी। उसके अलावा 376 बनेगा क्योंकि इसने गैंग रेप भी कराया है, खाली उसके साथ रेप नहीं किया है, गैंग रेप कराया, उसने अश्लील तथ्य इसको प्रदर्शित किए हैं तो साइबर एक्ट के तहत भी आरोपी है। इसने गलत तरीके से उस महिला को लाके और वहां अपने घर में अपने फार्म हाउस में बंधक बनाकर रख दिया होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये जो पहले 14 साल इसकी हो जाती थी ऐसी नहीं, अंतिम सांस तक के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है इसका। और मैं छोटा सा एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी क्या होगा कि वो जब केस आएगा, चार्जशीट फाइल होगी और जब केस आएगा तो फिर जब वकील आएंगे उसके बचाव में खड़े होंगे और वो जो बचाव करने वाले वकील होंगे, मेरा सारा का सारा जो चिंता का विषय रहता है कि फिर वो जो बचाव वाले वकील होता है वो उस समय अपराध नहीं देखता, अपराधी नहीं देखता, वो सिर्फ अपना करियर और आई एम वेरी सॉरी टू से वो अपना एक मुवक्किल देखता है। तो क्या कभी इस तरह के केसेस में क्या हम कुछ ऐसा नहीं प्रावधान रख सकते मैम कि ऐसा कोई वकील या तो उसको उपलब्ध ना हो, यदि हो तो कम से कम वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए वहां ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किरण जी, दिव्या जी का। जी क्योंकि आप मतलब इस अपराधी को अगर कोई बचाव के लिए खड़ा होगा तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध कोई नहीं होगा। निश्चित रूप से। और ये भी जब हमारे यहाँ इस तरह के अपराध होते हैं तो हर बार अपने यहाँ ये वाला एक रिजोल्यूशन देती है कि इसके लिए कोई वकील न खड़ा हो, लेकिन एक कानून के लिए तो ये माना जाता ना जब तक अपराध सिद्ध नहीं तब तक वो अपराधी नहीं, तो उस आधार पर लीगल एड करके एक संस्था बनाई गई है, तो उस आधार पर उसको लीगल एड से लॉयर मिलता है, तो लॉयर तो उसको मिलता है क्योंकि डिफेंस करने का मौका उसको मिलेगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ का जो कानून है वो ये कहता है कि जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं होता तब तक वो अपराधी नहीं। और हम ये मानते हैं कि गलत होता है। वो कैसे प्रूव करेगी अब जब उसके साथ रेप हो चुके हैं, तो अब वो कैसे प्रूव करेगी कि मेरे पास रेप हुआ था? वो हो चुका है क्योंकि अब ना सीमेन एनालिसिस है, ना उसके पास कुछ और तरीका है, ना क्या पता उसके पास वीडियो फुटेज होगी नहीं होगी, तो वो अपने अपराध वो अदालत में किस तरह से प्रूव करेगी मैम? क्योंकि अदालत तो ये नहीं मानेगी ना अंटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। एनके त्रिपाठी जुड़ गए हमारे साथ, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी रहे हैं। एनके त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है। आपका सर फ्रेम थोड़ा इसमें कॉर्पोरेट मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं होती 376 में, परिस्थितियां बोलती है। किरण जी मैं आऊंगा, किरण जी मैं लौटूंगा आपके पास, चर्चा हम जारी रखेंगे। किरण जी, जहाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य है वहाँ उसको भी तो महत्व दिया जाएगा। किरण जी मैं आऊंगा, चर्चा जारी रखेंगे। मेरी आवाज मिल रही है आपको? चर्चा हम जारी रखेंगे, मैं आऊंगा आपके पास। रिटायर्ड आईपीएस एनके त्रिपाठी है इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिपाठी सर, जरा अपना जो फ्रेम है, आपका टेढ़ा फ्रेम हो रहा है, जरा एक बार इसको कैमरे को रोटेट कर लीजिए तो फ्रेम ठीक हो जाएगा और दर्शक भी सही से देख पाएंगे। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, इस अपराधी ने एक साथ कई अपराध किए हैं। इसका पहला अपराध ये कि इसने अपनी पहली पत्नी का शोषण करता था, ये उसे बिना बताए इसने दूसरी शादी रचाई, और तीसरा अपराध ये कि जिस महिला से, जिस युवती से इसने शादी रचाई उसे नहीं बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, फिर उसके बाद उसने उसका रेप किया, फिर गैंग रेप अपने साथियों के साथ उसने करवाया। डॉक्टर दिव्या गुप्ता। सॉरी मैं कुछ और पढ़ रही थी। जी प्लीज बोलिएगा वापस। मैं कह रहा हूं, इस अपराधी ने एक साथ कई अपराधों को अंजाम दिया है। इसका पहला अपराध यह है कि इसने अपनी पहली बीवी को, पहली पत्नी को धोखा दिया,
दूसरा अपराध उसका शोषण ये करता था, बच्चे और बेबी अलग रहते थे। तीसरा अपराध इसने ये किया, डॉक्टर दिव्या गुप्ता ये किया कि इसने बिना बताए शादी की उस महिला से जिसके साथ इसने रेप किया। चौथा अपराध, अपने साथियों के साथ उस महिला के साथ रेप को करवाया। 4 अपराध इस व्यक्ति ने अकेले ने एक साथ किए हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये तो अपराध वो हैं जो वो लिस्ट कर रही हैं या वो लिस्ट हो रहे हैं। जिस मानसिक प्रताड़ना से वो महिला गुजर रही होगी, जो रोज सुबह शाम वो शायद ईश्वर से मांग रही होगी कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ घुट मर के उसने एक एक दिन एक एक रात गुजारा होगा, किस आत्मसम्मान की उसकी जो एक धज्जियां उड़ाई गई होंगी, उसका शरीर जो उसकी निजता है, उस सारी निजता की जो एक मैं आपको क्या वर्ड यूज करना चाह रही हूँ, मैं हर बार जब वो सुनती पढ़ती और सोचती हूँ तो इतना अंदर से आंदोलित और आक्रोशित हो जाती हूँ कि मेरा बस चले तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या व्यक्ति होगा, इसने महिला को क्या एक ऑब्जेक्टिफाई करके क्या समझ के रखा हुआ है। इसके लिए महिला महिला न होके, पत्नी पत्नी न होके किस तरह की एक भोग की वस्तु बन गई थी। जी, मैं फिर आपसे बात करूंगी कि ये जो आपने 4 लिस्ट करे हैं, ये वो लिस्टेड अपराध हैं, लेकिन उस महिला की मानसिक प्रताड़ना की हम क्या क्या वैल्यू गिनेंगे, उसको किस तराजू पे तोलेंगे जो वो रोज गुजरती होगी, जो उसने रोज भोगा होगा। उस महिला की प्रताड़ना, वो क्या खाना भी ठीक से खा पाती होगी, क्या वो सो भी ठीक से पाती होगी, क्या वो आजीवन कभी शायद ठीक से सो पाए, क्या उसको हर रात वो रातें वो आवाजें ना आएंगी। ये सब के अपराध की गणना और गुणना कौन करेगा और कैसे करेगा। आप एकदम सही बात कह रही हैं। किरण जुनेजा जी, आपको नहीं लगता है ये जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप हैं जिनसे लोग ऑनलाइन शादियों के लिए कम्युनिकेशन का जरिया है, शादी.com और अलग अलग इस तरह के ऐप हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति अपना खुद का रजिस्ट्रेशन उस पर करता है तो आपको क्या नहीं लगता कि उसका जो डेटिंग ऐप है, जो वेबसाइट है, पहले उसके बारे में पूरी वेरिफिकेशन की जाए, उसकी जांच पड़ताल निकाली जाए कि इसने पहले शादी तो नहीं कर रखी, इसकी कोई बीवी तो नहीं है, ये किसी प्रकार के अपराध में संलिप्त तो नहीं है, इस तरह का भी प्रावधान होना चाहिए या पहले से है, लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में? नहीं, जो ये तो बनाते हैं तो रजिस्ट्रेशन अपने हिसाब से बनाते हैं, उसमें अगर वो चाहे तो करना चाहिए, और ये एक सामाजिक दायित्व है। जब कोई भी रजिस्ट्रेशन करता है तो उस संबंध में उनसे डिटेल लेनी चाहिए कि आपका क्या है। और उसके अलावा मेरा अपना मानना तो यह है कि उसकी बैकिंग पूरी खुद भी खोजबीन करनी चाहिए, क्योंकि एक रजिस्टर्ड करने वाले व्यक्ति का या जो संस्था बना रखी है, जिन्होंने मैट्रिमोनियल साइट्स बना रखी हैं, उनकी एक मॉरल ड्यूटी है ये कि उनके हाथों कोई गलत काम ना हो, और उस गलत काम को बचाने के लिए उनको अपने सोर्सेज से भी, बंदा तो कहेगा लेकिन अपने सोर्सेज से भी तलाश करना चाहिए। जैसे हम पहले के जमाने में क्या होता था कि लड़की की शादी करते थे या लड़के की शादी करते थे, तो क्या इस मामले में आप आरोपी मैट्रिमोनियल साइट को भी मानती हैं किरण जुनेजा जी? हाँ बिल्कुल, मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके अलावा ये हमारा सामाजिक दायित्व भी होना चाहिए, और खुद का भी ये होना चाहिए कि हम भी आंख मूंद कर विश्वास ना कर लें, हम अपने सोर्सेज से भी तलाश करें। क्योंकि पहले जब हम जो ये मैट्रिमोनियल साइट्स नहीं होती थी तब की अगर हम बात करें तो उस समय हम अपने बच्चों की शादी करते समय हम किसी के बारे में पूरी जानकारी लेते थे, अड़ोसी पड़ोसी से लेते थे, मोहल्ले टोले से लेते थे, दोस्तों से लेते थे, सर्कल से लेते थे, समाज से लेते थे। आज क्यों नहीं लेते? आज खाली मैट्रिमोनियल की एक साइट देखी, वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया, वहां से आए, दूल्हा दुल्हन बने और हो गया काम। लेकिन ये सबसे बड़ा दुखदाई ये रहता है कि उसके पीछे जब इस तरह की बैकिंग आ जाए। अब जब ये लड़का शादी करने गया था वहां, जो अपन देख रहे हैं, जो कुछ पढ़ रही हूँ मैं उसमें, तो जब ये लड़का शादी करने गया, इसने जाकर वहां बताया कि मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं, मैं अकेला आया हूँ। निश्चित रूप से उस समय वहां पर उस लड़की के पेरेंट्स को एक बार तो खोज खबर लेनी थी, और अगर वो नहीं हो पाया तो जब आपकी लड़की यहाँ शादी करके आ गई और वो एक जगह से बंधक है, कोई निश्चित रूप से अगर इस तरह बंधक है तो बात भी नहीं कर पाती होगी, तब पेरेंट्स की क्या ड्यूटी थी? उनको कम से कम अपनी लड़की के बारे में खोज खबर लेने कभी तो आना था, लड़की से कहीं ना कहीं से सोर्सेज से या अपने हिसाब से आकर उससे बातचीत करनी थी। अगर वो वहां अकेली थी तो वहां जब भी कोई उसके पेरेंट्स आते तो निश्चित रूप से जब तक लड़का उनसे नहीं मिलने अगर देता तो पुलिस सहायता थी ना हमारे पास। हमारे पास कई सुविधाएं दे रखी है कानून ने। घरेलू हिंसा में जिस तरह हम लोगों के लिए है कि डेस्कटॉप बना रखे हैं, उस हिसाब से करके वन स्टॉप सेंटर बने हैं, पुलिस को सहायता दी जा सकती है, हेल्पलाइन सेंटर बने हैं, सभी कुछ तो है।
तो उनका उपयोग भी तो करके आना चाहिए। जब हम मैट्रिमोनियल के लिए इस तरह के एक साइट पर जाकर शादी कर लेते हैं, इतना ज्ञान रखते हैं, तो ये ज्ञान भी तो हर किसी को रखना जरूरी है। और अगर नहीं रखते हैं, जब भी अपने साथ पहली बार घटना हो रही थी, कभी मौका देखकर अपने किसी वाले से फोन करके, या कभी तो 24 घंटे में एक मौका उसको मिलता होगा कि वो कर सके। निश्चित रूप से उसके साथ बहुत प्रताड़नाएं हुई, लेकिन वहां से बचने का रास्ता वो खुद खोज भी सकती थी। जैसे अभी खोजा 2 साल बाद, उसको पहले भी खोजा जा सकता था। लेकिन चलिए, वो जो होना था वो हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। ठीक है। लेकिन डॉक्टर दिव्या गुप्ता, इसलिए हमें मैट्रिमोनियल अपने साइट भी बचाव इसमें देखते बराबर के आरोपी हैं। मैट्रिमोनियल साइट भी इसमें बराबर के आरोपी हैं, किरण जुनेजा कह रही हैं, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट को भी वेरिफिकेशन के साथ इस तरह के रजिस्ट्रेशन करवाने चाहिए थे। हालांकि खैर, आगे से इस तरह के अपराध ना हो, इस तरह के वाकई घटित ना हो, तो ऐसे में समाज को क्या पहल करनी चाहिए, किस तरह की आगे पहल करनी चाहिए समाज को? देखिए, किरण जी ने बहुत वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं, मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ इस बात को लेकर। 2-3 विषय जो बात में उठ के आ रही कि मैट्रिमोनियल साइट्स की वेरिफिकेशन के बिना शादी नहीं होनी चाहिए, और इस बात का एक रूल बनना चाहिए। क्योंकि कोई भी आज खड़ा होकर मैट्रिमोनियल साइट लेके अगर कर देगा, तो क्या हम उस पर ब्लाइंडली हम उसको ट्रस्ट करेंगे? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा रेस करा कि जब वो लड़का अकेला वहां पहुंचा था, तो क्या तब पेरेंट्स को नहीं खटका, एक अलार्म नहीं बजा कि अकेला क्यों आ गया शादी करने? ऐसी क्या जल्दी बची थी लड़की की शादी करने की जो उन्होंने अकेले लड़के को देख के शादी कर दी? क्या ऐसा कुछ उनके मन में भी था? और फिर वापस पेरेंट्स कभी क्यों ना आए, उन्होंने बच्चे की टोह क्यों नहीं ली? तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उठते हैं, लेकिन वो उठते हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन इस लड़की की प्रताड़ना का कहीं कोई सानी नहीं है, कहीं कोई वो नहीं है, उसका हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे, बहुत सारी चीजें नहीं है। वो महिला, जैसा मैंने कहा कि वो महिला का जो सारा का सारा जो उसकी प्रताड़ना है वो वही जानती है। हम सिर्फ उसके साथ खड़े हो सकते हैं, हम उसके साथ अपने सेंटिमेंट शेयर कर सकते हैं, हम उसकी लीगल राइट्स में उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। भोगना उसने है, भोगेगी अंतिम रूप से भी वही, और सारा का सारा जीवन जो उसका खराब और होम हुआ है, वो उस लड़की का, मैं फिर आपसे कहूंगी कि उस लड़की के जीवन के साथ जो हाल हुआ है, इस व्यक्ति को अक्षम्य अपराध है। इस व्यक्ति के अपराध को कहीं भी क्षमादान नहीं मिलना चाहिए। इस बात को लेकर समाज को एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का कहीं कहीं कोई उसको माफी किसी भी ढंग से ना मिले। इस बात को लेकर हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दिव्या गुप्ता अपनी बात रखने के लिए। किरण जुनेजा पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन की जुड़ी हुई थी। किरण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।